विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेबल के घर के सामने एसयूवी खड़ी करते ही मेबल मुझसे कुछ कहे बिना ही एसयूवी से उतर गई और सीधे घर के अंदर चली गई। आज ना ही मेबल ने बाय कहा, ना ही वो मेरी तरफ देखकर थैंक यू ही बोली। वो तो कहीं उसके ही ख्यालों में थी। मैंने अपनी एसयूवी को गरेवाल अंकल के घर के बाहर पार्क कर दिया। अपना सूटकेस लेकर घर के मुख्य द्वार पर आ गया। घर का दरवाजा बंद था। शायद गरेवाल अंकल ड्यूटी पर होंगे। हॉक के अफसरों का कोई ड्यूटी का टाइम नहीं होता। वो तो 24 घंटे ड्यूटी पर ही रहते हैं, देश की रक्षा में, देश को समर्पित। मैंने अपनी सूटकेस को वहीं दरवाजे के पास रखकर घर के बगीचे में घूमने लगा। बगीचे के एक कोने में मैंने देखा कि एक सुंदर सी गुर्रियों का महल बना था, जिसके छोटे से कंपाउंड के अंदर एक गुर्रियों का परिवार था, जिसमें माता पिता और 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। मैं गौर से उस छोटे से गुर्रियों की दुनिया में जैसे खो गया। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि इस दिन से ठीक 1 साल बाद मैं भी किसी के लिए ऐसा ही घर बनाऊंगा। वो कौन थी जिसके लिए मैंने 1 साल बाद गुर्रियों का घर बनाया था? जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी करुणा, एक लड़की जो इंतजार करती थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 8 बज गए थे, पर गरेवाल अंकल अब तक नहीं आए थे। मैं पैदल ही कॉपर क्लब के दादा की दुकान पर गया। दादा दुकान बनाने की तैयारी कर रहे थे। मैं दुकान पर पहुंचकर दादा से एक सफेद परी का पैकेट खरीदा और एक सफेद परी को सुलगाकर दादा को उनका काम करने देने के लिए दुकान से कुछ दूर पर आकर रुक गया। मलाज खंड बहुत ही शांत जगह है। वहां लोग अपनी ड्यूटी पर माइंस जाते हैं और माइंस से सीधे घर आते हैं, उनके शिफ्ट के समय अनुसार। एक बार घर पर आने के बाद शायद ही कोई घर से निकलता होगा। मलाज खंड के सारे स्ट्रीट्स एकदम सुनसान हो जाते थे रात के 8 बजे के बाद। रह जाता था तो खाली सड़क और सड़क के दोनों तरफ जलती सोडियम वेपर की स्ट्रीट लाइट्स। सड़क थे सिर्फ मेरी तरह, निशाचर जो अपनी एसयूवी में निशा की कालिमा को चीरते हुए बस किसी की याद में भटका करते थे। मैं दादा की दुकान बढ़ाते ही उनके पास गया और पूछा, दादा गरेवाल अंकल आज घर पर नहीं हैं, वो कहीं गए हैं क्या? उन्होंने कहा, गरेवाल साहब कब कहां जाते हैं वो किसी को नहीं बताते, उनका काम ही ऐसा है। गए होंगे उनकी फोर्स के साथ किसी ग्राउंड ऑपरेशन पर जंगल में। अब तो ऑपरेशन के खत्म होने के बाद ही आएंगे। वैसे उनके घर की चाबी उनके पड़ोसी डॉक्टर मेबल के यहाँ होगी। उनके घर से ले लो और रहो घर पर। गरेवाल साहब को जब आना होगा तब वो आ जाएंगे। मैंने कहा, नहीं दादा, ऐसे किसी के घर उनके बिना घुसना ठीक नहीं लगता। दादा ने कहा, अरे बेटा, गरेवाल साहब के घर में अब कोई कीमती चीज नहीं है जो कोई चुरा लेगा। जो था वो तो नक्सलियों ने 8 महीने पहले ही उनसे चुरा लिया। इतना कहते हुए दादा अपने घर की तरफ चलने लगे। मैं भी उनके पीछे हो लिया। दादा ने मुझे उनके पीछे आता देखकर बोले, अरे बेटा, तुम क्या मुझे घर तक छोड़ो गए? जाओ तुम अपना काम करो, ये मेरा रोज का रास्ता है। मुझे डर नहीं लगता अब किसी से। मुझसे अब किसी को क्या मिलेगा? और वो चल दिए। मैं उनको जाते देखता रहा और सोचता रहा कि कैसे लोग एक समय के बाद निडर हो जाते हैं जब उनको पता होता है कि उनके पास अब कुछ नहीं है खोने के लिए। मैंने घड़ी देखी, 8:20 हो रहे थे। मैंने सोचा कि अब यहां अकेले रुककर क्या करूंगा। अजय, बॉबी और महेश के यहां आने का समय भी होने लगा था, पर दादा की दुकान तो बंद हो गई थी। उनको कैसे पता चलेगा कि कौन से दुकान पर उनको रुककर मेरा इंतजार करना है। इसलिए मैं गरेवाल अंकल के घर आया और अपनी एसयूवी लेकर भीमजोरी की तरफ चल दिया। मलाज खंड के स्वागत द्वार को पार करते ही सोडियम वेपर लैंप्स नहीं थे। रास्ते के घनघोर अंधेरे को चीरती मेरी एसयूवी की लाइट्स में मैं एकदम धीमी गति से एसयूवी चला रहा था। भीमजोरी की तरफ अग्रसर होता हुआ मुझे कहीं कहीं पर फिर से कुमुदिनी नजर आने लगी। कौन है कुमुदिनी? जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी रात का सन्नाटा और वो। यही सोचते हुए मैं भीमजोरी के ढाबे पर पहुंच गया, जहां बहुत सारी ट्रक खड़ी थी। रात का वक्त होने के कारण ढाबे पर सभी ड्राइवर खाना खाने और कुछ देर सोने के लिए रुके थे।
मैंने अपनी एसयूवी को एक ट्रक के पीछे खड़ी की और ढाबे पर गया, जहां अजय, बॉबी, प्रदीप और महेश में से कोई भी नहीं दिखा, जबकि उनको इस समय ढाबे पर ही होना चाहिए था। मुझे अब भूख भी लग रही थी। मैं थोड़ा सा नाराज हुआ उन पर और अपनी एसयूवी की तरफ आ गया। उसमें से अपनी पिस्तौल निकलने को हुआ ही था कि याद आया कि मेरी पिस्तौल तो मेबल से लेना ही भूल गया था मैं। मुझे अब खुद पर भी खूब गुस्सा आया कि जब जरूरत होती है मुझे किसी चीज को, वो मेरे पास नहीं होती। खुद को ही कोसता हुआ मैं हॉस्टल की तरफ चल दिया। मैं गुस्से में टॉर्च भी लेना भूल गया था, पर चांद की मध्यम रोशनी में मैं हॉस्टल पहुंचा। मैं सीधे प्रदीप के कमरे में आ गया। वहां सिर्फ अजय, बॉबी और महेश बैठे ताश खेल रहे थे। मैंने गुस्से से पूछा, तुम लोग अभी भी यहीं हो? तुमको तो खाना खाकर मलाज खंड के लिए निकल जाना था, और प्रदीप कहाँ है? महेश ने कहा, भैया हम प्रदीप का ही इंतजार कर रहे हैं। वो 7 बजे से गया है, ये बोलकर कि वो घर पर फोन करके बस 10 मिनट में आ जाएगा। जाते वक्त मेरी बाइक भी ले गया। उसकी बाइक की चाबी भी उसी के पास है। अब 2 घंटे बाद भी नहीं आया है, और हम कैसे जाते बिना उसके वापस आए? मैं बिस्तर पर बैठते हुए बोला, एसटीडी पीसीओ तो बस हॉस्पिटल के बाजू में ही है, मुझे तो नहीं दिखा वो। चलो मैंने गौर से नहीं देखा होगा, पर घर पर 2 घंटे से बात कर रहा होगा ऐसा हो नहीं सकता। घर पर 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं किया होगा। अगर भुवनेश्वरी को भी फोन किया होगा तो मैं मान सकता हूं 1 घंटे से ज्यादा तो बात नहीं करेगा। चलो देखते हैं एसटीडी पर जाकर। और हम हॉस्टल से बाहर आ गए। मैंने कहा, चलो पैदल ही जाना होगा। मैं अपनी एसयूवी ढाबे पर ही छोड़ आया हूं। हम पैदल एसटीडी पर पहुंचे, जहां एक लड़का दुकान में था। हमने पूछा, प्रदीप साहब कब गए यहां से? लड़के ने कहा, प्रदीप साहब यहां आए ही नहीं तो जाएंगे कैसे? हम सब लड़के के ऐसा कहने पर आश्चर्य में थे। दुकान से बाहर निकलकर मैंने कहा, प्रदीप यहां नहीं आया और वो ढाबे पर भी नहीं था, तो गया कहां? कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने कहा, चलो प्रदीप को ढूंढते हैं, पता नहीं लड़का कहां चला गया। वैसे भी वो आज शाम से परेशान होगा कि हमने उसकी चोरी पकड़ ली है। हम सब ढाबे पर आ गए। एसयूवी लेकर जंगल की तरफ जाने लगे कि तभी मुझे कुछ याद आया। मैं वापस हॉस्टल की तरफ एसयूवी लेकर आ गया और अजय को बोला, अजय तुम लोग अपना हथियार लाए हो कि नहीं? अजय बोला, हाँ भैया, वो हमने बैग में रखा है। मैं अजय को डांटता हुआ बोला, वो बैग में क्या कर रहा है? बैग की सुरक्षा कर रहा है क्या? जाओ जल्दी से लेकर आओ और नक्सली इलाके में हमेशा अपने पास रखो, पता नहीं कब काम आ जाए। अजय बोला, भैया आपके पास है ना आपकी पिस्तौल? अब मेरा दिमाग अजय पर खराब हो गया। उसे एक जोरदार डांट लगाई और बोला, अपना दिमाग मत चला, तुम सब अपना अपना जो भी है लेकर जल्दी से आ जाओ, मैं यहीं पर रुकता हूं। सभी हॉस्टल में चले गए। मैं आज चर्च के कंपाउंड के भीतर ही सफेद परी पीने लगा। मेरे सफेद परी के खत्म होते ही वो सभी उनका सामान लेकर आ गए और एसयूवी में बैठ गए। मैंने अजय को बोला, कितनी पिस्तौल का लाइसेंस है? उसने कहा, 2 का। मैंने कहा, और कितनी पिस्तौल लाए हो? उसने कहा, 5। मैंने कहा, एक बिना लाइसेंस की पिस्तौल मुझे और महेश को दे दो। महेश बोला, नहीं भैया, मुझे नहीं आती पिस्तौल चलानी, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा, जब सामने मौत नजर आती है ना महेश, तब खुद को बचाने के लिए तू कुछ भी चलाना सीख जाएगा। महेश ने पूछा, भैया पर अभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं? मैंने कहा, महेश ये तेरी पहली साइट है नक्सली एरिया में, पर हमने कुछ महीनों पहले नक्सलियों का सामना किया था और अब भी मुझे वैसा ही कुछ होने की शंका है। हम तब तो बच गए थे क्योंकि उस समय मेरे पास एस्टीम थी, वो भी मरून रंग की, पर आज तो ये एसयूवी है जिसका रंग हॉक फोर्स की वाहन की तरह है, जिसे देखकर कोई भी नक्सली हम पर हमला कर देगा। मैंने एसयूवी को जंगल की तरफ मोड़ लिया। हम कुछ दूर ही जा पाए थे कि एक हॉक फोर्स की जीप पता नहीं जंगल में कहां से आई और हमको हॉक फोर्स के जवानों ने रोक लिया। हमारे रुकते ही जवानों ने हम पर उनकी ऑटोमेटिक राइफल्स तान दी और हमें घेर लिया। हम चारों ने एसयूवी से बाहर आते ही अपने हाथ ऊपर कर लिए। उन जवानों में से एक जवान ने मेरे चेहरे पर उनकी हंटिंग टॉर्च की तेज रोशनी मारी और मेरे पास आकर बोले, रुद्र, तुमको मैंने पहले भी मना किया था ना कि बिना हॉक फोर्स के जवानों के तुम इस जंगल में मत आना, और तुम फिर से मुझे बिना बताए, बिना इत्तला के बिना हॉक फोर्स के जवानों के जंगल में घूमने लगे। टॉर्च की तेज रोशनी में मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, पर आवाज से उस जवान को पहचान गया था।
उस जवान ने टॉर्च को मेरे चेहरे से हटाते ही मैंने अपनी आंखें खोली और बोला, शुभेंदु दा, मैं घूम नहीं रहा हूं, हम तो अपने एक साथी को तलाश कर रहे हैं। वो शाम के 7 बजे से फोन करने निकला था, पर अब तक नहीं आया, इसलिए हम जंगल में उसकी खोज में आ गए। शुभेंदु दा एक IPS अफसर हैं, जो कि छत्तीसगढ़ कैडर के सन 2000 के अफसर है, जिनकी बहादुरी के कारण उनका चयन भी हॉक फोर्स में किया गया था। वो एक अफसर थे जो ऑपरेशंस को लीड करते थे। शुभेंदु दा ने सभी जवानों को उनकी राइफल्स नीचे करने को कहा और मुझसे बोले, तुम्हारा साथी क्या स्प्लेंडर लेकर चला था? मैंने कहा, हाँ, वो एकदम नई स्प्लेंडर जो कि आज सुबह ही दुर्ग से ये दोनों लेकर आए थे से गया था, जिसका नंबर छत्तीसगढ़ का है। शुभेंदु दा ने मुझे सबसे दूर ले जाकर कुछ कहा और हम वापस जवानों के पास आ गए। शुभेंदु दा ने जवानों से कहा, सब इन चारों लोगों का चेहरा ठीक से देख लो और इनकी SUV का नंबर भी लिख लो। ये चारों इस जंगल में सड़क बनाने आए हैं। ये अब से अगर अकेले दिखे तो इन्हें सुरक्षित मलाज खंड लेकर जाना, वहां गरेवाल साहब के हवाले कर देना। जवानों ने उनकी टॉर्च हमारे चेहरे पर एक एक कर चमकाई और हमारी SUV का भी नंबर नोट कर लिया। शुभेंदु दा ने मुझसे कहा, रुद्र, अब तुम और तुम्हारे साथी मलाजखंड चले जाओ। आज जंगल में कुछ भी हो सकता है। कल सुबह गरेवाल साहब से मलाजखंड में उनके ऑफिस में मिल लेना। मैंने उनके कहे अनुसार ही किया। हम सीधे मलाजखंड में गरेवाल साहब के घर पर आ गए और वहां से मेरा सूटकेस लेकर जेम्स के होटल पहुंच गए। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।